सो गाइस, आज अपन बात करेंगे असामान्य आणविक द्रव्यमान के बारे में। देखो, असामान्य आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या है कि आप जब अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ रहे हैं तो आप क्या करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म से एस एक अणुभार ज्ञात करते हैं, है ना। आपके पास में 4 अणुसंख्यक गुणधर्म है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और प्रासरण दाब। इन चारों के डेरिवेशन में अपन ने लास्ट में अणुसंख्या गुणधर्म और अणुभार के बीच में संबंध निकाला था, ठीक है ना। और उससे अपन उस अणुसंख्या गुणधर्म से उस विलेय के लिए हमने अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन वो जो अणुभार है वो क्या है कि अगर एग्जैक्ट प्राप्त होता है, यानी जितना किसी यौगिक का है उतना तो प्राप्त होता है, तो फिर वो सामान्य अणुभार है। लेकिन अगर सामान्य से भिन्न प्राप्त हो तो उसे अपन बोलते हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान। उसको पढ़ेंगे आज अपन, जिसका नाम है असामान्य आणविक द्रव्यमान। अब ये असामान्य आणविक द्रव्यमान, या आप बोल दो इसे अणुभार, ये पढ़ने वाले हैं। ये ज्ञात करते हैं अपन, अणुभार ज्ञात करते हैं अपन किससे? आपके क्वथनांक उन्नयन, प्रासरण दाब, हिमांक अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, यानी कि जो अपने पास में अणुसंख्यक गुणधर्म है उससे भी हम अणुभार कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि आप किसी भी अणुसंख्यक गुणधर्म से, किसी भी अणुसंख्यक गुणधर्म से क्या ज्ञात करते हो? अणुभार ज्ञात करते हो। तो वो एग्जैक्ट यानी सही तभी प्राप्त हो सकता है जब विलयन एक तो तनु हो और राउल के नियम की पालना करे। एक तो कंडीशन क्या है? विलयन कैसा हो? तनु हो। और दूसरा क्या है? राउल के नियम की पालना करे, राउल के नियम की पालना करे। एक कंडीशन तो यह है कि आप किसी भी अणुभार को अगर अणुसंख्य गुणधर्म से ज्ञात करते हो तो विलयन क्या होना चाहिए? तनु, और जिस पर राउल के नियम लागू हो सके। दूसरी कंडीशन यह है कि विलयन में जो विलेय है, विलेय जो घोला है उसका ना तो सहगुणन हो। सहगुणन का मतलब कि ये नहीं कि विलेय के अणु जो होंगे उसको जैसे हमने विलायक में घोला और घोलते क्या हो गए, वो सारे के सारे अणु आपस में जुड़ने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब सहगुणन नहीं होना चाहिए। या यूं कह दो कि विलेय के अणुओं की संख्या नहीं बदलनी चाहिए। एक तो ये कंडीशन हो। दूसरी कंडीशन ये हो कि ना ही उसका वियोजन हो, मतलब आपने जो विलेय मिलाया है उस विलायक में वो टूटे नहीं और अणुओं में नहीं टूटे, अणुओं की संख्या चेंज नहीं हो। देखो एग्जैक्टली क्या होगा अगर ऐसा है कि तनु है, राउल का नियम की पालना हो रही है, सहगुणन भी नहीं हो रहा है और वियोजन भी नहीं हो रहा है, तब हम क्या कर लेंगे कि आसानी से उस अणुसंख्यक गुणधर्म से अणुभार ज्ञात कर लेंगे, है ना। अणुभार कैलकुलेट कर लेंगे अगर ऐसा है तो। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा कि अणुओं की संख्या बदल जाएगी। जैसे मान लो सहगुणन हो गया, तो सहगुणन होने पर आपने तो विलायक के जैसे मान लो 10 अणु डाले, है ना, मान लेते हैं कि 10 अणु डाले, लेकिन वो जुड़ करके 5 हो गए, तो अणुओं की संख्या क्या होगी? चेंज होगी। और अणुओं की संख्या चेंज होते ही तुम्हें पता है कि अणुसंख्यक गुणधर्म बदल जाता है, क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म कहते किसे हैं कि विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो यहां पे अपन कहेंगे अगर सहगुणन हो गया यानी जुड़ गए तो अणुओं की संख्या कम होगी, और कम होते ही अणुसंख्यक गुणधर्म बदल गया। इसी तरह से अगर आपने जो विलेय मिलाया है, विलेय मिलाते ही उसका अगर वियोजन हो जाए, मतलब वो कई सारे अणुओं में टूट जाए, जैसे मान लीजिए आपने 5 अणु उस विलायक में डाले, लेकिन विलेय जैसे ही उस विलायक में 5 अणु जाते हैं वो टूट करके 10 में बदल जाते हैं, तो अणुओं की संख्या बढ़ गई, और अणुओं की संख्या बढ़ने से अणुसंख्यक गुणधर्म क्या हो गया? बदल गया। क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म कहते किसे हैं? जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलयन के वे गुण अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सहगुणन होने पर भी गुणधर्म चेंज हो जाएगा,
अणु संख्या गुणधर्म चेंज हो जाएगा, अणुओं की संख्या चेंज हो रही है, और वियोजन होने पर भी अणुओं की संख्या चेंज हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अणु संख्या गुणधर्म बदल जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमें क्या नहीं बदलना है, अणु संख्या गुणधर्म नहीं बदलना है। अणु संख्या गुणधर्म बदलेगा तो फिर उससे जो अणुभार निकालते हैं वो अणुभार भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और वो अणुभार जब बदल जाएगा तो आप बोल दोगे अब उसका अणुभार जो है वो सामान्य नहीं रहेगा, बल्कि कैसा प्राप्त होगा, आपको असामान्य प्राप्त होगा। तो अब आपसे मैं पूछूं कि बताइए कि सामान्य अणुभार अणु संख्या गुणधर्मों से कब प्राप्त होते हैं, तो आप कहोगे सब जब ये बदले नहीं। ये बदलेगा नहीं, कब नहीं बदलेगा, तो आप कहो जब विलयन तनु हो, जिस पर राउल के नियम की पालना होती हो, और उसमें जब विलय मिला रहे हैं वो ना तो जुड़े और ना टूटे, यानी विलय मिलाते ही वो ना तो सहगुणित हो, यानी आपस में जुड़ना शुरू ना करे, और ना वो टूटना शुरू करे, ना उसका वियोजन या आयनन भी बोल सकते हो आप इस वियोजन को, ये ना हो, तब तो हम क्या कर लेंगे, अणुभार या आणविक द्रव्यमान जो है ना वो आसानी से ज्ञात कर लेंगे और वो सामान्य ही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने कहा अगर ऐसी घटना घटित हो रही है, ये वाली घटनाएं घटित हो रही है कि विलय मिलकर के, विलय जो है उसमें डुबकी लगाते ही, विलायक में डुबकी लगाते ही जो है वो क्या होता है, सगुणित हो रहा है या वियोजित हो रहा है, तो आप कह दोगे सर इस कंडीशन में तो फिर सामान्य अणुभार प्राप्त नहीं होंगे, बल्कि कैसे प्राप्त होंगे, असामान्य आणविक द्रव्यमान प्राप्त होंगे। अरे ये तो याद है ना कि अणुभार अणु संख्या गुणधर्म से कैसे कैलकुलेट करते हैं, याद है? हाँ याद होना चाहिए, क्योंकि इसका एक चारों अणु संख्या गुणधर्मों में अपन ने फॉर्मूले से अपन ने इसको निकाला था, आपको याद है तो। जैसे आपने सबसे पहले वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से अणुभार ऐसे निकाला था, आपको याद हो तो, mb बराबर अपन ने लिखा था WB इंटू MA अपॉन WA इंटू P नोड A अपॉन P नोड A माइनस P, इससे निकाला था। ये तो था आपका वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन और ये था अणुभार, है ना। तो ये अपन ने उससे कैलकुलेट किया था, किससे, अब वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से अणुभार निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट अणुसंख्या गुणधर्म से। सेकंड अणुसंख्या गुणधर्म आपने पढ़ा था क्वथनांक उन्नयन, और क्वथनांक उन्नयन से भी अपन ने अणुभार निकालने का एक फॉर्मूला लिखा था, वो था MB बराबर आपको याद हो तो ऐसे लिखा था KB अपॉन डेल्टा TB गुणा WB अपॉन WA इंटू 1000, ये लिखा था अपन ने, है ना। ये अणुसंख्या गुणधर्म निकाला था अपन ने, किससे, क्वथनांक उन्नयन से, ये अपन ने अणुभार निकाला था। इसी तरह से तीसरा अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ा था आपने हिमांक में अवनमन, उससे भी अणुभार कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके लिए आपने फॉर्मूला लिखा था KF अपॉन डेल्टा TF इंटू WB अपॉन WA इंटू 1000। इसी तरह से आपने प्राश्न दाब से भी MB अणुभार कैलकुलेट किया था, और उसका था आपके पास में वो उसके लिए आया था फॉर्मूला WBRT अपॉन पाई। देखो इन सब फॉर्मूले में आप देखो MB का कैलकुलेशन किया हुआ है। सब चारों अणुसंख्या गुणधर्म जिसने अच्छे से पढ़ रखे हैं उसको पता है कि चारों अणुसंख्या गुणधर्म में MB आया था। MB क्या है, अणुभार, है ना, अणुभार है। तो इसका मतलब ये तो फॉर्मूला है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का, ये है क्वथनांक उन्नयन का, ये है हिमांक अवनमन वाला फॉर्मूला, और ये है प्राश्न दाब वाला फॉर्मूला। ये प्राश्न दाब, ये हिमांक में अवनमन, और ये क्या है, क्वथनांक उन्नयन। इन सब से, और ये है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। इन सब से अपन ने देखो क्या निकाल रखा है, MB निकाल रखा है। क्लियर है। तो ये हमने कहा कि हमारे पास में ये चार अणुसंख्या गुणधर्म है, जिसको अपन ने चार अलग अलग हेडिंग में पढ़ रखे हैं, चार अलग अलग इसके लेक्चर अपन ने पढ़ रखे हैं, है ना। और चारों लेक्चर में अपन ने लास्ट में ये फॉर्मूला निकाला था। सब में देखो अणुभार का एक फॉर्मूला आ रहा है आपके पास में, यानी आप चारों अणुसंख्या गुणधर्म से आप किसी भी विलेय का आणविक द्रव्यमान बोल दूं या अणुभार ज्ञात कर सकते हैं।
लेकिन ये कहा जाता है कि इस कैलकुलेशन वाले फॉर्मूले से अणुभार तभी ज्ञात होगा जब उस विलेय का न तो सहगुणन हो और ना वियोजन हो और विलयन तनु भी रहे। तो आप क्या कर सकते हो, इन फॉर्मूले से जो इस विलेय का अणुभार निकालते हो वो सही प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए सहगुणन और वियोजन सही नहीं, वियोजन हो जाए, तो फिर क्या इन कैलकुलेशन वाले फॉर्मूले से जो कैलकुलेटिव अणुभार आएगा आपके पास में, जो सैद्धांतिक अणुभार आएगा, वो क्या सही आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप कहते हो कि ये जो अणुभार निकाल रहे हो ना, ये निकाल रहे हो अणुसंख्या गुणधर्म से, और अणुसंख्या गुणधर्म जो होता है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अगर अणुओं की संख्या बदल जाएगी तो वो अणुसंख्या गुणधर्म यानी डेल्टा टीबी या ये वाष्पदाब अपेक्षिक अवनमन या डेल्टा टीएफ या पाई, ये बदल जाएगा। और जब ये बदलेगी वैल्यू, ये वैल्यू बदलेगी, तो भाई ये एमबी भी बदलेंगे। तो फिर हम कह देंगे कि फिर वो सामान्य अणुभार नहीं रहेगा। उस अणुभार को फिर हम क्या नाम देंगे? असामान्य अणुभार देंगे। बात आई समझ में? अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि आपको यह तो समझ में आया होगा कि असामान्य आणविक द्रव्यमान किसको कहते हैं, कि जब विलेय का सहगुणन या वियोजन हो जाता है तो उस कंडीशन में अणुओं की संख्या बदल जाती है, जिससे अणुसंख्या गुणधर्म बदल जाता है। यानी ये वैल्यू, ये डेल्टा टीएफ, ये पाई और ये डेल्टा टीबी, ये सब बदल जाते हैं। ये बदल जाने से इनसे जो एमबी कैलकुलेट होते हैं वो भी बदल जाते हैं। तो हमने कहा कि वो अणुभार जो है वो सामान्य नहीं रहता है, असामान्य हो जाता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मान लीजिए आपने NaCl लिया, ठीक है। अब आपको कह दिया NaCl अभी जैसे विलेय है, ठोस है, इस रूप में तो ये एक ही मोल है, एक ही अणु है, ये यूं मान लो एक मोल ही है। लेकिन आप जैसे ही इसको जल में मिलाएंगे तो आपको पता है इसका अगर 100% वियोजन हो जाए, मतलब ये अपने आयनों में टूट जाए। अब ये अपने आयनों में कैसे टूट रहा है? Na+ और Cl- के रूप में टूट रहा है। तो कण कितने हो गए? कण देखो कितने हो गए, 2 कण हो गए ना। कणों की संख्या बदल गई, और कणों की संख्या या अणुओं की संख्या बदल जाती है तो अणुसंख्या गुणधर्म बदल जाता है। भाई एटलीस्ट हम अणुसंख्या गुणधर्म कहते किसको है? कि साहब विलयन के वे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब आपने देखा कि NaCl है, उस NaCl में का 1 मोल लिया, लेकिन वो जैसे जल में घुला तो वो तो 2 मोल कण हो गए। प्रकृति में देखो कि ये धनायन, अन्य धनायन है, ये Cl धनायन है और ये NaCl अणु है। प्रकृति पर तो निर्भर करता ही नहीं ना अणुसंख्या गुणधर्म। भाई अणुसंख्या गुणधर्म किसे कहते हैं? जो सिर्फ कणों की संख्या पर निर्भर करता है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। प्रकृति तो चेंज हुई है ना, यहाँ पे NaCl है और यहाँ पे सोडियम आयन है, यहाँ पे Cl आयन है, चेंज तो ही है प्रकृति तो। लेकिन प्रकृति पर अपन को जाने ही नहीं, अपन को तो कणों की संख्या देखनी है। देखो कणों की संख्या बढ़ गई तो अणुसंख्या गुणधर्म बढ़ गया, तो फिर उससे जो अणुभार आएगा वो भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपके पास में ये है AlSO4 का होल थ्राइस, ये है Al2SO4 का होल थ्राइस। अब ये कैसे टूटेगा? अभी एक कण ही दिख रहा है, लेकिन ये जब टूटेगा तो 2Al+3 और SO4 का, और SO4-2 के जो है वो 3 आयन दे देगा, Al+3। तो अब देखो कण कितने हो गए? पहले तो 1 मोल ही था, लेकिन अब 2 मोल तो Al+3 आयन हो गए, और 3 मोल जो है वो SO4-2 आयन हो गए। कितने मोल हो गए टोटल? 2 और 3 5 मोल हो गए। कणों की संख्या बढ़ गई, जैसे जल में मिलाया तो अणुसंख्या गुणधर्म बदल जाएगा। अब अणुसंख्या गुणधर्म बदल जाएगा तो फिर उससे जो अणुभार आएगा वो अणुभार बदल जाएगा, यानी वो सामान्य नहीं रहेगा। कैसा हो जाएगा? असामान्य अणुभार हो जाएगा। ऐसे मान लो एक एग्जांपल और ले लो, K4FeCN का होल 6, एक जटिल यौगिक है ये, ठीक है, जिसको अपन उपसंयोजक यौगिक में भी पढ़ते हैं। ये कैसे टूटता है? ये टूटता है 4K+ में और एक कॉम्प्लेक्स आयन में, ये जटिल आयन में, एक ये जटिल आयन में टूटता है। अब देखो कण कितने हो गए? कण कण में टूट गए ना, ये 5 कणों में टूट गया। 4 तो पोटेशियम कण हो गए, आयन के कण हो गए, और एक ये जटिल कण हो गया। तो टोटल कितने कण हो गए? यहाँ पे 5 कणों की संख्या हो गई। कणों की संख्या बदल रही है, अणुओं की संख्या बदल रही है, तो अणुसंख्या गुणधर्म बदल रहा है। अणुसंख्या गुणधर्म बदल रहा है तो अणुभार बदल जाएगा। तो फिर वो अणुभार इनसे जो कैलकुलेशन से आएगा, देखो सैद्धांतिक रूप से लगेगा कि एक एक कण डाला आपने विलायक में, लेकिन वो एक एक कण क्या हो रहे हैं? कण कण में बदल रहे हैं।
जैसे अन्य सील 2 कणों में बदल गया, ये 5 में बदल गया, ये भी 5 में बदल गया। समझ रहे ना बात को? तो अगर कणों की संख्या बदलेगी तो अणु संख्या गुणधर्म बदलेगा, जिससे अणु भार वो सामान्य प्राप्त नहीं होगा। फिर कैसा आ जाएगा? असामान्य आ जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले से जो कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्टली अपन क्या करेंगे, जैसे क्वथनांक उन्नयन है ये डेल्टा टीबी, तो अपन एक कण मान करके डेल्टा टीबी अलग रखेंगे, 2 कण मान करके डेल्टा टी अलग होता है। तो अगर एक कण के लिए डेल्टा टीबी कैलकुलेट होगा वो अलग होगा, 2 कणों के लिए अलग होगा, तो फिर एमबी भी क्या आ जाएगा? अलग आ जाएगा। बात आ रही समझ में? तो कहने का मतलब यह है कि आपको अणु संख्या गुणधर्मों को ध्यान में रखते हुए ये कह दोगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर भाई इसका सत्यानाश हो रहा है, मतलब सामान्य नहीं प्राप्त होगा, असामान्य प्राप्त होगा। क्लियर है? जैसे मैं एग्जैक्टली आपको एक बात पूछूं कि ये डेल्टा टीबी है, ये क्या है? आप बोलते हो क्वथनांक उन्नयन है। डेल्टा टीएफ है, ये क्या है? आप बोलते हो ये क्वथनांक उन्नयन है, ये हिमान का अवनमन है, ये प्राशन दाब है भाई, और ये वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। आप इसका और एमबी के साथ में संबंध बताओ कैसा है, समानुपात का है या व्युत्क्रमानुपात का है? ये सारे अणु संख्या गुणधर्म है ना, ये और ये अणु संख्या गुणधर्म है, और इसका एमबी के साथ में संबंध क्या है, कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो आपको ये पता चलता है कि सर ये चारों अणु संख्या गुणधर्म जो है अणु भार के देखो व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त हो रहे हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि अणु संख्या गुणधर्म जो होगा वो अणु भार का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर अणु संख्या गुणधर्म बढ़ रहा है तो अणु भार क्या होगा? कम होगा। और अगर अणु संख्या गुणधर्म घट रहा है तो अणु भार ज्यादा होगा। देखो अगर डेल्टा टीबी बढ़ रहा है तो एमबी क्या होगा? अणु भार क्या होगा? कम होगा। अगर डेल्टा टीएफ बढ़ रहा है तो अणु भार क्या हो जाएगा? कम होगा। अगर पाई ज्यादा है तो एमबी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपात का संबंध है। अब जैसे यहां पे अणुओं की संख्या 1 है और अब कितनी होगी? 2। तो 2 होने पर अणु संख्या गुणधर्म बढ़ गया, यानी डेल्टा टीबी का मान बढ़ गया, तो एमबी इनके लिए क्या आएगा? कम आएगा। एमबी का मान क्या आएगा? कम आएगा। यहां पे कणों की संख्या 1 है लेकिन वो तो 5 कणों में बदल गए, तो मान लीजिए डेल्टा टीबी क्या हो गया? बढ़ गया, 5 गुना बढ़ गया डेल्टा टीबी का मान, 5 अणुओं की संख्या बढ़ गई जिससे डेल्टा टीबी बढ़ गया। तो इसके लिए अणु भार क्या आएगा? कम आएगा। इसी तरह से ये है K4 Fe6 जो 1 था, तो डेल्टा टीबी या डेल्टा टीएफ या जो पाई है वो 1 के लिए अलग आएगा, लेकिन ये तो 5-5 में टूट रहे हैं, तो फिर डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ और पाई के मान क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और ये बढ़ेंगे तो आप फॉर्मूले में देखो एमबी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? एमबी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपसे कोई पूछे कि इनके लिए एमबी कितना गुना भाग कम होगा, क्योंकि देखो इनका वियोजन हो रहा है, और वियोजन होता है तो कणों की संख्या बढ़ती है, कणों की संख्या बढ़ती है तो अणु संख्या गुणधर्म बढ़ते हैं, और अणु संख्या गुणधर्म का अणु भार के साथ व्युत्क्रमानुपात का संबंध है, व्युत्क्रमानुपात का संबंध है, जिसकी वजह से अणु भार कम हो जाएगा। तो इसका कितना भाग कम होगा? तो आप बोल दोगे 1/2 भाग कम होगा, क्योंकि 2 अणुओं की संख्या में बदल रहा है, अणु भार उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसके 5 अणु बढ़ रहे हैं तो ये 1/5 भाग अणु भार इसका कम प्राप्त होगा। इसका कितना अणु भार कम प्राप्त होगा? तो आप बोल दोगे इसके भी 5 अणु में बदल रहा है, तो ये 1/5 भाग अणु भार कम हो जाएगा। अणु संख्या गुणधर्म तो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अणुओं की संख्या बढ़ रही है, अणुओं की संख्या बढ़ रही है, अणुओं की संख्या बढ़ रही है, वियोजन हो रहा है, आयनन हो रहा है। तो आयनन या वियोजन होने से अणुओं की संख्या बढ़ती है, ठीक है। तो अणुओं की संख्या बढ़ने से अणु संख्या गुणधर्म बढ़ते हैं, मतलब ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये बढ़ते हैं, ये अणु संख्या गुणधर्म है, ये बढ़ते हैं। तो एमबी पर क्या फर्क पड़ता है? तो एमबी पर उतना गुना भाग व्युत्क्रमानुपात का है, इसलिए क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे ये 2 गुना बढ़ गया तो ये उसका 1/2 भाग कम होगा, व्युत्क्रमानुपात का ना। जैसे मान लीजिए अभी 1 है ये डेल्टा टीबी, और आपको कह दिया कि अब मान लीजिए डेल्टा टीबी की वैल्यू 2 हो गई, तो एमबी कितना गुना कम हो गया? आप बोल दो 1/2 गुना कम हो गया एमबी। समझ रहे बात को? आपने कहा है डेल्टा टीएफ पहले 1 था, लेकिन मान लीजिए अणु संख्या गुणधर्मों में अणुओं की संख्या 5 हो गई, तो आपने कह दिया ये 5 गुना बढ़ गया, डेल्टा टीएफ की वैल्यू अब 5 हो गई, तो ये
कितना गुना, ये कितना भाग कम हो गया, तो आप बोलोगे 1/5 भाग पहले से कम होगा। बात आ रही समझ में? तो इसको बोलते हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। ये तो हुआ है सहगुणन होने पर, वियोजन होने पर। एक केस आता है कि सहगुणन हो जाए, जैसे सहगुणन हो जाए, जैसे आप ये बोलते हो सहगुणन का मतलब, जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड है, CH3COOH है, बेंजोइक एसिड है, ये क्या करते हैं, सहगुणित होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, मतलब जुड़ जाते हैं। आप क्या करते हो, अणु तो जैसे मान लीजिए 2 अणु डालते हो, लेकिन 2 एसिटिक एसिड के अणु जुड़ करके ये एक ही बड़ा कण में बदल जाते हैं। प्रकृति नहीं देखनी, ये ध्यान रखना, कण तो एक रह जाएगा क्योंकि 2 कण आपस में जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, सहगुणन हो गया। आपने 2 कण डाले, लेकिन वो 2 कण क्या हो गए, जुड़ गए आपस में। 2 कण आपस में जुड़ गए, ऐसे 2 कण जुड़ गए। आपके पास में था तो 2 कण, लेकिन दोनों कण क्या कर गए, जुड़ गए, सहगुणन हो गया। तो अब ये एक ही कण है, ये ध्यान रखना, ये दोनों जुड़े हुए हैं तो एक ही कण मानेंगे इसको। और एक कण मानेंगे तो अणुओं की संख्या देखो पहले से क्या हो गई, सहगुणन होने से क्या हो गई, कम हो गई। अणुओं की संख्या कम होने से अणु संख्या गुणधर्म क्या हो गया, कम हो गया। और जब अणु संख्या गुणधर्म, ये डेल्टा टीएफ डेल्टा टीबी और पाई और ये वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, ये जब कम होंगे तो एमबी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ध्यान रखना, अगर सहगुणन हो रहा है तो अणुओं की संख्या में कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से अणु संख्या गुणधर्मों में कमी आ जाएगी। और अणु संख्या गुणधर्म और एमबी, इन फॉर्मूले से पता चल रहा है कि ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसलिए क्या होगा, इनके अणु भार भी बढ़ जाएंगे। ये कम होंगे तो अणु भार क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे आपने कहा एसिटिक एसिड का केस लेते हैं, तो एसिटिक एसिड क्या करते हैं, 2 एसिटिक एसिड के अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, जिससे वो 2 कण एक कण से लगता है, तो अणुओं की संख्या कम होगी। अब वो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं बच्चे कि कैसे जुड़ जाते हैं, तो सुनो भाई, ऐसे जुड़ जाते हैं, CH3, ये C डबल बॉन्ड O, ये O, ये H, ये क्या है, एसिटिक एसिड है। खोल के लिख दिए इसको, CH3C डबल बॉन्ड O OH। एक ऐसा कैसा लिख दो, उल्टा, CH3C, अब इस बार डबल बॉन्ड O ऊपर दिखाया ना, इसमें नीचे दिखा दो, और ये O, ये H। अब क्या होगा, ये इसके साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, इस हाइड्रोजन के साथ में, और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से 2 एसिटिक एसिड के अणु आपस में जुड़ जाएंगे। इसको अपन बोलेंगे डाइमर, 2 बार मर, द्विलक, क्या बोल देंगे, द्विलक। एक होता है तो उसे एकलक, 2 होता है तो उसे द्विलक। एक होता है तो मोनोमर, 2 होता है तो उसको डाइमर। क्लियर है? तो यहां पे क्या बना रहा है एसिटिक एसिड का अणु, जैसे ही आपने इसको मिलाया तो इसने डाइमर बना लिया। अब डाइमर बनाने से क्या हो गया कि ये तो एक ही कण है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो ये 2 कण हैं। लेकिन हम करें क्या है, इसको आपस में मिलाते ही तो जुड़ गए, जुड़ते ही 2 कण एक कण में बदल गए, तो अणुओं की संख्या जितनी थी उससे कम हो गई, घट गई ना। और घट गई तो अणुओं की संख्या घटने से अणु संख्या गुणधर्म भी क्या हो गया, कम हो गया। और अणु संख्या गुणधर्म अगर कम होगा, इनकी वैल्यू कम होगी, तो एम भी बढ़ जाएंगे। बात आ रही है समझ में? तो भाई इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि असामान्य आणविक द्रव्यमान कैसे प्राप्त होते हैं, जब अणु संख्या गुणधर्म बदल जाते हैं। और अणु संख्या गुणधर्म कब बदलते हैं, जब सहगुणन या वियोजन हो। सहगुणन होने पर अणु संख्या गुणधर्म कम हो जाते हैं, जिससे एमबी यानी अणुभार बढ़ जाता है। और वियोजन होने पर अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अणु संख्या गुणधर्म भी बढ़ जाते हैं। और अणु संख्या गुणधर्म बढ़ने से अणुभार क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। ओके गाइस।